हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 1 के बारे में। तो स्टोरी शुरू होती है जेजू आइलैंड रेड के तुरंत बाद, और इस बार पूरी दुनिया का माहौल पहले से बिल्कुल अलग होता है। जेजू आइलैंड पर जो हुआ था उसने सिर्फ कोरिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जिन मॉन्स्टर ने सालों तक हंटर को डरा कर रखा था उनका अंत कुछ ही पलों में हो गया, और उस रेड के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चमका था, संग जिन्हू। रेड के बाद जिन्हू उन हंटर के मेमोरियल पर जाता है जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वहाँ का माहौल बहुत हैवी था, हर जगह उदासी थी। लोग अपने परिवार वालों को याद कर रहे थे और मीडिया वाले लगातार फोटो खींच रहे थे। जिन्हू को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन अब वो एक नॉर्मल हंटर नहीं था, उसका नाम दुनिया भर में फैल चुका था। जेजू आइलैंड रेड उसका पहला ऑफिशियल एस रैंक मिशन था, और उसने उस मिशन में ही वो कर दिखाया जो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर भी नहीं कर सके। लोग उसके बारे में अलग अलग थ्योरी बना रहे थे। कुछ लोग उसे कोरिया का हीरो कह रहे थे तो कुछ उसे मॉन्स्टर तक कहने लगे थे, क्योंकि जिस तरह उसने एंड किंग को हराया था वो किसी नॉर्मल हंटर की बस की बात नहीं थी। मेमोरियल के बाद हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन उससे मिलता है। चेयरमैन काफी सीरियस नजर आ रहे थे। वो जिन्हू को बताते हैं कि अब वो चाहे तो अपनी खुद की गिल्ड बना सकती है। एस रैंक हंटर को किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती, बस एक कॉल और पूरी एसोसिएशन उसके लिए काम करने को तैयार थी। लेकिन चेयरमैन के मन में एक और सवाल चल रहा था। वो जिन्हू से पूछता है कि क्या उसने जेजू आइलैंड पर कोई स्पेशल बैरियर लगाया था। जिन्हू हैरान हो जाता है और मना कर देता है। तब चेयरमैन बताता है कि रेड के बाद क्लीन अप करने गए कई ए और बी रैंक हंटर अचानक बेहोश हो गए थे। उन्हें कुछ याद भी नहीं था, जैसे किसी अजीब पावर ने उनकी यादें मिटा दी हो। ये सुनकर जिन्हू भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसने सच में ऐसा कुछ नहीं किया था। तब उसका दिमाग में एक ही बात आता है, कहीं ये सिस्टम का काम तो नहीं। मीटिंग खत्म होने के बाद जिन्हू बाहर निकलता है, लेकिन उसका सामना एक फॉरेन एजेंट से होता है। वो आदमी खुद को एडम व्हाइट बताता है, जो अमेरिका का वारू ऑफ हंटर का सीनियर एजेंट था। एडम का भी पुलिस लिस्ट जिन्हू से बात करता है और कहता है कि अमेरिका उसमें बहुत इंटरेस्ट रखता है। पहले जिन्हू उसकी बात को इग्नोर करने वाला होता है, लेकिन फिर एडम एक ऐसी बात बोलता है जो उसका ध्यान खींच लेती है। वो कहता है कि अमेरिका के पास एक ऐसा अवेकनर है जो दूसरे अवेकनर की ताकत बढ़ा सकता है। ये सुनकर जिन्हू शॉक हो जाता है, क्योंकि हंटर दुनिया में बेसिक रूल ये था कि एक बार कोई अवेकनर जितनी पावर लेकर जागता है वो उसकी फाइनल लिमिट होती है। वो ट्रेनिंग से स्ट्रॉन्ग तो हो सकता है, लेकिन अपनी असली लिमिट के पार कभी नहीं जा सकता। इसी क्यूरियोसिटी की वजह से जिन्हू एडम के साथ होटल चला जाता है। होटल के अंदर डिप्टी डायरेक्टर मैचल कॉर्नर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो सीधा मुद्दे पर आता है, जिन्हू को अमेरिका शिफ्ट होने का ऑफर देता है। इतना ही नहीं, वो उसे स्पेशल अमेरिकन सिटीजनशिप तक देने को तैयार थे। अमेरिका क्लियरली चाहता था कि जिन्हू उनके साइड आ जाए, लेकिन जिन्हू को सिटीजनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका ध्यान सिर्फ उस मिस्टीरियस अवेकनर पर था। तब रूम के अंदर एक औरत आती है, नॉर्मा स्लेनर। जैसे ही जिन्हू उसे देखता है वो तुरंत महसूस कर लेती है कि उसकी पर्सनेस नॉर्मल नहीं है। नॉर्मा की आंखों में अजीब कॉन्फिडेंस था। वो जिन्हू को बताती है कि हर अवेकनर के अंदर एक हिडन पोटेंशियल होता है, और उसके पास वो पावर है जिससे वो उस हिडन पावर को अनलॉक कर सकती है। नॉर्मा कहती है कि वो 3 स्टेज के थ्रू किसी भी हंटर की लिमिट और आगे बढ़ा सकती है। कुछ हंटर तो उसके बाद 20 से 30% तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जिन्हू ये सुनकर काफी सीरियस हो जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि अमेरिका इतनी पावरफुल क्यों है। अगर उनके पास ऐसी एबिलिटी है तो नेचुरली दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही। नॉर्मा फिर जिन्हू से पूछती है कि क्या वो अपनी पोटेंशियल अनलॉक करना चाहता है। जिन्हू थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर मान जाता है। उसे भी जानने की क्यूरियोसिटी थी कि उसके अंदर कितनी पावर छुपी हुई है। नॉर्मा उसकी आंखों में देखना शुरू करती है। रूम में सब लोग कॉन्फिडेंस थे। उन्हें लग रहा होता है कि एक बार जिन्हू उस पावर का टेस्ट ले लेगा तो वो अमेरिका का ऑफर कभी मना नहीं करेगा। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। नॉर्मा का चेहरा अचानक सफेद पड़ जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है, वो बुरी तरह डर जाती है। सब लोग शौक में आ जाते हैं। डिप्टी डायरेक्टर तुरंत पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन नॉर्मा कुछ पल तक बोल ही नहीं पाती, क्योंकि जब उसने जिन्हू के अंदर झांका तो उसने एक इंसान नहीं देखा, उसने अंधेरा देखा। एक अनंत बी हेडेड और खौफनाक अंधेरा। जैसे उस अंधेरे के अंदर लाखों शैडो छुपकर उसे
घूर रही हो। नॉर्मा का पूरा शरीर कांपने लगता है। वो धीरे धीरे कहती है कि वो एक किंग है और सिर्फ कोई आम किंग नहीं, एक ऐसा किंग जिसका कोई लिमिट ही नहीं। ये सुनकर रूम का माहौल बदल जाता है। अमेरिका का एजेंट तक डर जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि संग जिनहू कोई नॉर्मल एक्स रैंक हंटर नहीं है। इसी वक्त दुनिया का दूसरे कोने में एक और बड़ी चीज चल रही होती है। एक डिजर्ट एरिया में अचानक मिस्टीरियस गेट खुलता है और उसमें से मोनार्च बाहर आता है। फॉरेस्ट मोनार्च और डोड्स मोनार्च आपस में बात करते हैं। उन्हें पता चल चुका होता है कि शैडो मोनार्च अब कोरिया में है। उनकी बातों से साफ पता चलता है कि जिनहू उनके प्लान के बीच सबसे बड़ी रुकावट बनने वाला है। मोनार्च फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट और आर्चिटेड जैसा मिस्टीरियस नामों का जिक्र करता है। ये सब सुनकर क्लियर हो जाता है कि दुनिया में हंटर और मॉन्स्टर से भी ज्यादा डेंजरस पावर एक्टिव हो चुकी है। दूसरी तरफ जिनहू एक रेड गेट के अंदर एंटर करता है। गेट के अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत डेंजरस था। हर तरफ मॉन्स्टर की लाशें पड़ी थी। जिनहू धीरे धीरे अंदर बढ़ता है और फाइनली एक जायंट सेंट्रल बॉस के सामने पहुंचता है। बॉस मॉन्स्टर उसे देखकर हंसता है। वो जिनहू को कोई एक छोटा इंसान समझकर उसका मजाक उड़ा देता है, लेकिन जिनहू बिल्कुल शांत रहता है। फिर बॉस अपनी पूरी मॉन्स्टर आर्मी को अटैक का ऑर्डर देता है। आसमान में बिजली चमकने लगती है और बारिश तेज हो जाती है और तब अंधेरे में से जिनहू की शैडो आर्मी बाहर आती है। वेरू, एग्रिस, टैंक और टर्क्स, पूरा बैटलफील्ड शैडो से भर जाता है। मॉन्स्टर जो अब तक कॉन्फिडेंस थे, उनके चेहरे पे पहली बार असली डर नजर आता है। वेरू पागल की तरह मॉन्स्टर को चीरना शुरू कर देता है। एग्रिस अपनी तलवार से एक के बाद एक एनिमी को काट देता है। टैंक अपनी भारी पंजों से मॉन्स्टर को कुचल देता है और टक्स अपनी पावरफुल मैजिक से पूरी बैटलफील्ड को हिला देता है और कुछ ही देर में पूरी मॉन्स्टर आर्मी तबाह हो जाती है और बॉस भी शॉक में आ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि एक इंसान के पास इतनी डेंजरस आर्मी कैसे हो सकती है। आखिर में जिनहू उस बॉस को भी हरा देता है, लेकिन फाइट के बाद उसके मन में एक सवाल घूम रहा होता है, सिस्टम असल में चाहता क्या है। तभी उसे याद आती है कि वो ब्लैक की जो उसे क्रोसेड रैंडम बॉक्स से मिली थी जेजू आइलैंड के रेड के दौरान। जिनहू फाइनली 100 लेवल तक पहुंच चुका था और अब वो की एक्टिव हो सकती थी। जैसे ही वो की यूज करता है, उसके सामने एक मैसेज आता है, ये की कार्टेनन टेम्पल का गेट खोलेगी। ये नाम सुनते ही जिनहू की आंखें बदल जाती है। कार्टेनन टेम्पल, वही जगह जहाँ उसकी जिंदगी बदली थी। डबल डंजन, वही जगह जहाँ से सिस्टम की शुरुआत हुई थी। अब जिनहू समझ जाता है कि सिस्टम उसे वापस वही बुला रहा है। शायद अब वक्त आ गया है सारे राज जानने का। एपिसोड की एंड में जिनहू आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, अगर तुम मेरा इंतजार कर रहे हो तो इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। और ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।